अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम नया दौर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर इम्तियाज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू हम करने जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो दो ग्रुप्स में तकसीम हो गई है। काफ़ी ज़्यादा जो है वो इख्तलाफात पाए जा रहे हैं। एक ग्रुप जो है वो फवाद चौधरी जो साबका इक़्तिदार में पार्टी थी उसके कुछ रहनुमा थे, और अब जो नया ग्रुप जो है मौजूदा क़यादत है वो दो धरे आपस में जो है वो तकसीम हो गए हैं। और देखना ये है कि ऊँट किस करवट बैठता है। आज एक ख़बर आई कि जो पुराना ग्रुप है जिसको फवाद चौधरी लीड करेंगे उसके साथ मुज़ाकरात होगी। अगर कोई प्रोडक्टिव किस्म का कोई मामला लेकर आएंगे फवाद चौधरी साहब तो उसको मौजूदा क़यादत मानेगी भी। ये बातें गर्दिश कर रही हैं कि डयाला जेल से उड़ती उड़ती आई हैं, और इन बातों पर कितना अमल दरामद होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिर शेर अफजल मरवत साहब के कुछ बयानात आ रहे हैं, उसके बाद जो है वो शहरियार अफरीदी साहब के बयानात आ रहे हैं, शानदाना गुलजार साहिबा के बयानात आ रहे हैं, उसके बाद जो है वो कमल शोजब साहिबा ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उमर अयूब साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, असद कैसर साहब। तो मामला जो है वो बिगड़ते ही नज़र आ रहे हैं, बनते मामला नज़र नहीं आ रहे। ताहिर मलिक साहब एज यूजुअल आज के प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे और होते भी हैं, और इसार राना साहब द ग्रेट आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हैं और होते भी हैं। और राना साहब सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। राना साहब, बात मैंने जो अपने इंट्रो में बताई कि इख्तलाफ ही इख्तलाफ हैं, कोई नया ग्रुप आ जाता है, पुराना ग्रुप आ जाता है, कोई इसके साथ मामलात ख़राब, उसके साथ मामलात ख़राब। असल में मामलात है क्या, झगड़ा क्या है? क्या वाकई जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि इक़्तिदार की जंग है, मौजूदा वाले इक़्तिदार को एंजॉय कर रहे हैं, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि खान साहब जो है वो जेल से बाहर आएँ? ऐसी ही कोई बात है या कोई और? उमर, देखो एक बात को समझो। बात ये कि जो इस वक्त पीटीआई की क़यादत है वो कौन है? उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर, शिबली फराज, रऊफ हसन और हामिद अली खान, ये हैं। तो इनमें से कोई भी एक ऐसा नहीं है सिवाय उमर अयूब को निकाल के जिसको हम कहें कि ये कोई सीजनल पॉलिटिशियन है। ठीक है ना, ये वो लोग हैं। दूसरी तरफ कौन लोग हैं? दूसरी तरफ हैं जैसे फवाद चौधरी हैं, जैसे परवेज़ इलाही हैं, जैसे मियां असलम इकबाल हैं, ठीक है, जैसे मियां साहब के बेटे का नाम क्या है, मुझे नाम भूल जाता है, हमाद हैं। ठीक है, ये वो लोग हैं जिन्होंने पीटीआई को पीटीआई बनाया। ठीक है, इमरान खान की जो करिज्मेटिक पर्सनालिटी है और जो उसका एक किरदार है उससे लोग अट्रैक्ट हुए। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद इन लोगों की ने दिन रात मेहनत की, फिर भुगता। ठीक है ना, असलम इकबाल अभी तक रूपोश, हमाद अभी तक रूपोश, फवाद चौधरी बड़ी जेलों से हो हुला के बाहर निकले। ठीक है, मुराद सईद, असद कैसर, परवेज इलाही साहब ने कितनी तकलीफ बर्दाश्त की। ठीक है ना, शाह महमूद कुरैशी स्टिल वो कर रहे हैं। तो इस कंट्रीब्यूशन को कोई इनकार तो नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक। दूसरी चीज ये है कि ये वो लोग हैं जिन्हें पाकिस्तान की सियासत की और अवाम की नफ्सियात का इल्म है। ठीक है, लड़ाई क्या है? लड़ाई ये है, फवाद चौधरी और उनके दो दोस्तों का कहना ये कि अगर ये लोग हैं तो इमरान खान कब के लिए कभी भी कोई तहरीक नहीं अवामी चल सकती, क्योंकि इन तजर्बा ही कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। कहते वो ये जो इन ग्रुप का कहना है वो ये कहना है कि देखें, इमरान खान के पास एक तो एडवाइजरी ग्रुप ऐसा नहीं है जो अवामी नफ्सियात को और इवन इस्टेब्लिशमेंट की नफ्सियात को समझ के उसे एडवाइस करे, उसे इंफॉर्मेशन पहुंचाए कि भाई मुल्क में क्या चल रहा है, फिर जो तय हो उसको एग्जीक्यूट करे। ठीक है, ये चीज ये लोग नहीं कर सकते। इनकी अपनी पर्सनली ये है कि ये उमर अयूब साहब को अगर निकाल दें तो इनमें से कोई काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं जीत सकता। बिल्कुल पीटीआई के टिकट पे जीत ले तो जीत ले। लड़ाई सिर्फ इतनी है कि ये ग्रुप जो बाहर निकला हुआ है ये समझते हैं कि ये हमारा बनाया हुआ एक पौधा है जो अब दरख्त बना है, तो हम इसकी निगहबानी करेंगे। जबकि ये लोग जो हैं, आई एम सॉरी टू से, वैसे मैं किसी की नीयत पे नहीं शक कर रहा, लेकिन ये कि ये लोग बहुत कमिटेड होंगे इमरान खान साहब से। लेकिन जो ज़रूरत है, जो ये बार बार मुझे तंज करता है, छेड़ता है कि ये सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर वो हो गए, वो यही लोग हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पे क्या आवाम से, चूंकि इनका कोई बराह रास्त रिलेशन नहीं, तो वो बात वहीं की। मलिक साहब से पूछ लेते हैं, मलिक साहब क्यों छेड़ते हैं जी आप?
और जब वाज़े आपको नज़र आ रहा है कि मौजूदा क़यादत कह रही है कि पुराने वाले भगोड़े थे, और जिस तरह से राणा साहब ने कहा कि असल में भगोड़े नहीं थे, उन पे मुश्किल वक्त आया था जिसके बाद जो है मजबूरन उनको जो है वो आप ये कहना चाह रहे थे साइड होना पड़ा था कि, लेकिन अब मौजूदा वाले रिजिड हैं इस बात के ऊपर कि ये लोग भगोड़े थे, इनको आने नहीं देना किसी भी सूरत में और हमने ही इक़्तिदार में रहना है। पहले तो मैं जो राणे का कमेंट है मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, फिर बाद मैंने जवाब आपके देना। देखिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस पर कोई शक नहीं, एज ए जर्नलिस्ट जो मेरा हक है कि मैं ईमानदारी से चीज़ें देखूँ और बयान करूँ। मुझे इस पर कोई शक नहीं कि PTI मोस्ट पॉपुलर है, इमरान खान एक पॉपुलर पॉलिटिकल पाकिस्तान की पर्सनैलिटी है, बल्कि मैं समझता हूँ पाकिस्तान की सियासत में सब माइनस हो सकती है इस वक्त सिवाय इमरान खान की, ये मेरी है। अब एक चीज़ होती है कि आपके पास सेंटर ऑफ तो बहुत अच्छा है, अगर हॉकी की टर्म में है तो आपके जो अगर फॉरवर्ड है उनका काम है कि सेंटर आप जो गोल लेके उसको गोल करो। अब गोल क्यों नहीं हो रहा? गोल इसलिए नहीं हो रहा, आप पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज नहीं है, और पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज होने का मतलब है कि आपकी पावर बेस आवाम है, आवाम को आप पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज करें। मैं ये नहीं कह रहा रियासत के खिलाफ हो जाए, आप अपनी स्ट्रगल करें। अब फवाद चौधरी क्या चूरन बेच रहा है, ये सवाल फिर आपने जो किया हो ये रहा कि इस वक्त पार्टी खड़ी हो गई है, खां गया जेल में और खान ने जितना भी वो अटैक करना था कर दिया, उसने 71 की वॉर भी छेड़ दी, सीधा हो गया बिल्कुल ही ना एस्टैब्लिशमेंट को, नाम भी ले लिए और एक जगह नहीं लिया। कल परसों फिर खान ने अमेरिका पे भी फिर हमला कर दिया। हाँ की कोई बाजवा को 2000 दफ़ा वो कह चुके कि जनरल बाजवा मेरा रिस्पॉन्सिबल है। मतलब ये भी कहा गया दबे दबे लफ्ज़ों में कि जनाब मौजूदा जो इस्टेब्लिशमेंट के चले नाम ले लेते हैं, मौजूदा चीफ साहब से हमारी अंडरस्टैंडिंग थी कि आप नॉन पॉलिटिकल होंगे, वो पॉलिटिकल हो गए। तो खान ने सारी अपनी बंदूक में एक गोली चला ली। ठीक है। अब देखें फवाद क्या कर रहा है। फवाद की पैदाइश हुई है जनरल मुशर्रफ के साथ, वो पीपल्स पार्टी में वहाँ से आया, वहाँ से PTA में आया, मेरा लिए कोई पार्टी नहीं जहाँ पे वो नहीं गया। वो जो बंदा जनरल मुशर्रफ का एडवाइज़र हो, जिसके साथ काम करता रहो, उसको पाकिस्तान की बहुत रियलिटीज़ का पता है। आप सारी इस लड़ाई में ना आए कि वो मरवत ने उसको हथनी का है भागते हुए और उसने कहा कि तुम ड्राइवर लेवल के बंदे हो, वो कॉमेडी अपनी जगह। असल बातें देखो, जो अब आके एक तो 2-3 दिनों में पूरा फवाद ने पार्टी की बुनियाद हिला दी है कि तुम तन छड़ा नहीं सकते, तुम तो जेल ही हो। मगर मुज़ाकरात तक बात आ गई है, मगर बिटवीन द लाइन जो बात वो कर रहा है वो आप उस पर गौर करें, उस पर राणे को भी ले। उसने 2 चीज़ें फरमाई हैं जो मैं स्टडी किया। एक तो उसने बाजवा की, उसका बाजवा अच्छा आदमी था, अच्छा चीफ था, समझ गया मैं क्या कह रहा हूं। और दूसरी बड़ी जो सबसे बड़ी बात वो बेच रहा है 1 हफ्ते से, वो ये बार बार कह रहा है कि पार्टी का सारा जवाल, पार्टी की सारी अदम जो मसाइल हैं उसकी वजह इमरान की आइडियोलॉजी नहीं है, उसकी इमरान का निज़ाम बदलना, ये रियासत मदीना या कुछ करना नहीं, उसकी सिर्फ वो एक वजह बता रहा है कि हमारा आर्मी चीफ से रब्ता नहीं हो रहा। अच्छा पॉइंट समझे मेरा? तो वो आ रहा है इस फेस में, इसमें मैं बहुत ज़्यादा क्योंकि टाइम लेगा मैं ज़्यादा नहीं, वो आहिस्ता से एक नया फेस ला रहा है कि भाजी सामने नगे ले आओ, अच्छी जाके पिंडिया ने मामला मुकाइए। अब स्मार्टली प्ले करना चाह रहे हैं, वो ये शो करवाना चाह रहे हैं। अच्छा, अगर जिस तरह से मलक साहब ने कहा, अगर यही वजह है कि ये आवाज़ें गर्दिश करने लग गई हैं कि मुज़ाकरात में शामिल किया जाए, उनकी बात को सुना जाए, क्योंकि इससे पहले कोई ऐसा बंदा नहीं आ रहा था आगे पुरानी क़यादत में से कि जो इस तरह की बात करता कि अडियाला से भी आवाज़ आती कि यार इसकी बात सुनी जाए। क्या यही वजह है कि उनको लगा है कि ये बंदा मामला सेटल करवा सकता है, इसको आगे लाया जाए, इससे मुज़ाकरात किए जाए, इसको सेटल किया जाए, साथ जोड़ा जाए? फवाद चौधरी साहब की ना स्पेशलिटी सिर्फ ये नहीं है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ, ये है कि वो इस्टेब्लिशमेंट को समझते बहुत हैं, उन्हें पता है कि क्या किस तरह होगी। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है कि देखें, आज रऊफ हसन साहब की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने कहा जी जो लोग गए थे उनके लिए दरवाजे बंद हैं। मैं नहीं समझता कि ये कुछ सेंसिबल किस्म की स्टेटमेंट है। मर्जी से थोड़ी गए थे, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, मर्जी से तो नहीं गए थे। और दूसरी चीज़ ये है कि ये कोई पार्टी है, किसी के घर का महल नहीं है जो अंदर से कुंडी लग जाएगी, ठीक है ना? और दूसरी, इमरान खान जिसे चाहेगा वो आएगा, इमरान खान जिसे चाहेगा वो ओहदेदार हो जाएगा। इमरान खान के चाहने और ना चाहने के दरमियान जो ये लोग खड़े हो गए, ये ख़त्म होना चाहिए अगर पार्टी की बका आप चाहते हैं, ठीक है? खाली फवाद चौधरी का मसला नहीं है कि वो अकेला को फवाद चौधरी का मसला है। बात तो ये है कि वो लीडरशिप जिन्होंने PTI के लिए मारे खाई या जेलें भुगती, या वो समहाउ किसी वजह से, मेरा ये फर्म बिलीव है कि हर इंसान की एक लिमिट होती है तकलीफ सहने की और मसाइब को सहने की, ठीक है, ठीक है? उसके बाद कोई भी शख्स अपनी जान बचाने के लिए अगर वो एक स्टेटमेंट दे देता है या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है, ठीक है ना, तो
इस्लाम भी कहता है कि अगर आपकी जान पे बन जाए तो आप कुछ चीज़ ऐसी भी खा सकते हैं जो ममनू है, ठीक है ना, जान बचाने के लिए। तो अगर उन्होंने ऐसा किया है और हाँ उन्होंने पार्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, तो ये कौन सा तरीका है कि जी आप दरवाजे बंद हो गए? ये इमरान खान ने फैसला करना है, ये किसी और ने नहीं करना। और दूसरी चीज जो मलक कह रहा है, मैं इसकी बात को भाई करता हूं कि इस टाइम सबसे बड़ा जो गैप है ना वो है बिटवीन स्टैब्लिशमेंट एंड पीटीआई, नॉट पीटीआई बट इमरान खान, ठीक है ना। अगर कुछ लोग ऐसे आते, और मैं ये कहता हूं, मैं तो इस बात को बिल्कुल इंडोर्स करता हूं कि ऐसे लोग आने चाहिए जो इस ट्रस्ट डेफिसिट को भी और गैप को कम करें बिटवीन एस्टेब्लिशमेंट एंड इमरान खान। ये कौम की जरूरत है, ये मजबूरी है हमारी। ठीक है, हम जिन क्राइसिस में उम्र गुजर रहे हैं ना, उसमें हमें जरूरत है एक ऐसी लीडरशिप की जो इदारों के एतमाद और अवाम के वोट के साथ बड़े फैसले कर सके। वो ऐसे नहीं हो सकते। तो ये अगर एस्टेब्लिशमेंट और इमरान के दरमियान ट्रस्ट डेफिसिट खत्म हो जाता है, मिलकर जो है वो तमाम पार्टीज को बातचीत करनी चाहिए। अच्छा, ये सवाल मैं आपको करता हूँ, फिर आपको बीच में ऐड कर लूंगा। बात तमाम पार्टीज कह रही हैं कि हम करना चाह रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं, मैं खुद जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वहाँ से आवाज़ आती है मुज़ाकरात आपसे नहीं होंगे, मुज़ाकरात किसी और से किए जाएंगे। तो मुज़ाकरात के लिए मौजूदा पार्टीज तैयार हैं, वो क्यों तैयार नहीं हो रहे? अच्छा, ये डॉट्स में लाए जो जर्नलिस्ट का काम होता है। देखिए, मैंने आपसे दबे लफ्ज़ों में मैंने बात की ना कि फवाद ने आके नई थॉट दी है। आज की जो लेटेस्ट पंजाब हुकूमत की क्या खबरें आ रही हैं भला? पंजाब हुकूमत को आज कल पता चला कि खान ने यार एक दफ़ा 71 की वॉर का फॉल ऑफ टाका की बात की है, और उसने मैं तो भाई गरीब जी आदमी है, मैं पूरी तरह बयान भी नहीं कर सकता। जो वीडियो भी चली, फिर कहा गया भाई खुदा के लिए आप कह दें ये हमारी वीडियो नहीं है, नहीं माना, मैं नहीं मानना। उसने कहा ये ट्वीट ही मान जाओ, उन्होंने कहा मैं नहीं मानना, उस पर केस बन रहा है। ठीक है, हमारा पॉलिटिकल कल्चर समझना ज़रूरी है। आपको PML की जो लॉटरी है ना, कहते हैं पंजे की हो, वो एक ही सूरत में कि खां का फड्डा बस एस्टेब्लिशमेंट से दे, क्योंकि उनकी तो लॉटरी है, ऑप्शन खत्म। अब यहाँ से बाकी बची दो जमातें, पीपल्स पार्टी और नून लीग। आप वफाक में, आप पंजाब में, आप सिंध में, अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। हाँ लगा रहे, हाँ बड़ा खुश है कि जी वो अमेरिका से फलाना बयान आ गया, बड़ी आते हैं, साउथ अफ्रीका से आ जाएगा या ब्राज़ील से आ जाएगा, वो मैक्सिमम बयान ही आते रहेंगे। तो ये जिस तरह की रियासत है, तुम दोनों को मेरे से ज़्यादा पता है। तो मैं जो बार बार कह रहा हूँ, अगर एक छोटी सी मैं माजी का भी आपको रेफरेंस देना चाह रहा हूँ। अगर आप याद करें, गुजरांवाला में नवाज शरीफ ने हीला गतका खेला जनरल बाजवा के साथ। उसने दो ज़िंदगी में पासन की तारीख में पहली दफ़ा दो सर्विंग जनरलों के नाम लिए, एक जनरल फैज़ का, जनरल बाजवा का। एम आई राइट? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ऐसा लगा नवाज शरीफ की आवाज़ ही बंद हो गई है, कुड़ी भी गया, बाबा भी गया, खामोशियाँ चारों तरफ खामोशियाँ। और कौन बंदा आगे आया नीवे नीवे हो गए? शहबाज शरीफ। फवाद चौधरी उस साइड पे आ रहा है। उसने कहा भाजी आपने भाजी तुसी वो जिन्ना करना सी कर लिया, अब मैंने पिंडी से बात करनी है। तो एग्जैक्टली मैं बार बार जिस पे फोकस कर रहा हूँ, फवाद एक नई थ्योरी लेके आया कि भाई तुसी नहीं लड़ सकते, आप स्टैब्लिशमेंट से नहीं लड़ सकते, आप सोशल मीडिया से रेवोल्यूशन नहीं ले आ सकते, टॉक शो से आप रेटिंग नहीं ले सकते, चुप करके जिनके पास जाना वहाँ चलते हैं। ये लड़ाई है। अच्छा राणा साहब, अब एक तो इख्तलाफ, आपसी इख्तलाफ हो गए ना, और दूसरे जो अपोजिशन से मुज़ाकरात की बात है, किसी और बंदे से मुज़ाकरात की बात है, तो उसमें भी क्या आपको लगता है कि ये PTI जो है वो आपसी इख्तलाफात का शिकार है? इसमें भी दो धड़े हैं कि एक धड़ा चाह रहा है कि मुज़ाकरात हो, दूसरा धड़ा चाह रहा है कि मुज़ाकरात ना हो। क्या इस तरह की भी कोई खबरें आपके पास हैं? जो मलिक ने बात की है ना, आज तो मैं मलिक की हर बात को सेकंड कर रहा हूँ। ठीक है ना? ठीक है। पंजाब हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो या पीपल्स पार्टी हो, उन्हें सूट करती है PTI की मौजूदा लीडरशिप। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है। जो नीवी गेंद करे जाएं, और ठीक है ना, खान पे केसेस होते जाएं, ये एक शाम को बयान दाग दें, ये 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर दें। अच्छा, मजे की बात है कि सारे वकील हैं, एक भी केस में अभी तक रिलीफ नहीं मिला। अच्छा, नहीं, उसकी भी रीज़न है कि ये केसेस अगर पॉइंट्स जो कानूनी नकात हैं अगर उन पे बने हों या उन पे फैसले होने हो, तो फिर तो ये वकील जीत जाएं। ठीक है, लेकिन ये मामले कानूनी नुकात के मुताबिक नहीं चल रहे। ठीक है ना? जो बात कल परसों अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप ने की, वो यही तो की कि इमरान खान पे जो केसेस बने हैं वो कानून के मुताबिक नहीं बने हुए। तो जिथे कानून के मुताबिक नहीं बने उथे वकील की कर लेंगे। सही।
ठीक है ना। ठीक है। अब जो बात ये कि जो ये हुकूमतें हैं इन्हें ये सूट करती है कि ऐसी लीडरशिप रहे जो रोज एक बयान दे और घर जाके सो जाए, ठीक है। उन्हें ऐसी लीडरशिप सूट नहीं करती जो दो धारी तलवार हो। एक तरफ वो अवाम के अंदर एक वो पैदा कर दें अवेयरनेस और एक बयानिया नया खड़ा कर दें, और दूसरी तरफ वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी कोई मामलात को अपना सीधा करें। अच्छा, पीटीआई नून लीग की सर्वाइवल ही इसी बात में है कि पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान 751 रहे। जिस दिन ये 751 खत्म हो गई तो उनका तो सौदा बिकना बंद हो जाएगा। ठीक है ना। आप उनसे सवाल करें जी महंगाई बढ़ी है, वो कहते हैं जी 9 मई बहुत बुरी चीज हुई थी। आप उनसे कहते हैं जी लोग भूखे मर रहे हैं, आटा नहीं मिल रहा, कहते हैं जी हम तो 9 मई के मुलजिमों को करार वाकई सजा देंगे। आप कहते हैं जी लोगों के पास बिजली के बिल अदा करने के पैसे नहीं है, वो कहते हैं कि नहीं इमरान खान ने जो ट्वीट किया था ना वो गद्दारी है, हम पहले उस पर काम करेंगे। बिकॉज उनके पास करने को कुछ नहीं है, उनके पास छुपने के लिए 9 मई जैसी बड़ी दीवार मौजूद है। और अगर ये लोग बीच में आके उस 9 मई की दीवार को थोड़ा सा कर दें तो मामला बेहतर हो जाएंगे, जो उनको सूट नहीं करते। और इसीलिए ये जो लीडरशिप है बाहर आजकल आप देखें ना इन पे कोई केस बनता है, ना इनकी कोई गिरफ्तारी होती है। असलम इकबाल क्यों भागा हुआ है भाई, हमाद अजहर क्यों भागा हुआ है भाई, ठीक है, शाह महमूद कुरैशी अंदर क्यों है, परवेज इलाही के ऊपर इतनी मुश्किलात क्यों हैं, ठीक है। ये रोज आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं इसलिए कि जो होम्योपैथिक किस्म की सियासत ये कर रहे हैं वो सूट करती है वो हुक्मरानों को भी और ताकतवर तबकों को। अच्छा मलिक साहब, आपको अब क्या लगता है ये जो मुज़ाकरात की बात हो रही है, ये जो फवाद चौधरी साहब के साथ बात करने की बात हो रही है, ये कहीं ना कहीं से तो चीज़ आया ना, तो आपको क्या लगता है कि क्या वाकई तौर पे अब वो वक्त आ गया है कि पुराने जो सियासतदान जो छुपे हुए थे कोई एक फ्रंटमैन आगे आएगा, जिस तरह से आप कह रहे हैं वो डील करने के लिए आ रहे हैं या आना चाह रहे हैं, वो टेक ओवर कर सकते हैं, आ सकते हैं आगे, या ये वाले इतनी आसानी से अपनी जगह छोड़ देंगे? अच्छा, मैंने एक मिनट मलिक साहब भी जवाब देंगे। सिर्फ एक मिनट, मैं भूल जाऊं तो आपने मुझे पूछ लेना है कि फवाद चौधरी की और लीडरशिप की बात क्या हुई है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं वो भी आपको बताऊं कि क्या बात क्या मैंने जो पॉइंट थी मैंने वो सेक्शन फायदा उठा लूँ उससे, वो 121, 121 ए और 123 है जिसका पाकिस्तान खिलाफ बयानिया, जो मैं 71 का मैं इस पर केस अगर बनेंगे तो इस तरह आने। अब फिर वही मेरी बात कि पाकिस्तान की बारी बारी दसी जा रहे हो, हमारी सियासत बड़ी मज़ेदार है। हमारी सियासत अगर आप हुकूमत में हो तो फिर आपको अगर कोई चीज़ अजीज़ होती है, पाक फौज होती है, वतन का दिफा होता है, शोदा बड़े आपको अजीज़ होते हैं, आपको अपनी हिस्ट्री बड़ी अजीज़ होती है, निशान अदर बड़ा प्यारा होता है। ये हमारा सबका एक ही काम है। जब खान साहब जहाँ हुकूमत में था, खान भी था, खान ऑन रिकॉर्ड है कि इंटरव्यू में कह रहा कहता है कि वो ISI अगर वज़ीर आज़म को रिकॉर्ड नहीं करेगी तो किसको करेगी। तो आज उन्होंने कह रहे हैं कि कर्नल मेजर जो है ना मेरी जेल पे कब्जा किया हुआ है। पॉइंट समझो मेरा, अब समझ आ रही है मैं किधर लेके जा रहा हूँ, वो इधर आ रहे हैं। अब आपको जब पॉइंट है, आपकी किस पॉइंट पे चाह रहे हैं बात करना? मैं चाह रहा हूँ कि हाँ, अच्छा, आपने नई पुरानी कहा है कि उसमें मैं राना को थोड़ा सा मैं भी ट्रिब्यूट देना चाह रहा हूँ। ये इस पे बहस नहीं है। मैं ये भी समझता हूँ कि पाकिस्तान में ना कोई पॉलिटिकल पार्टी है, एक बंदा इमरान खान कह लें, बानी पार्टी कह लें, आप कह लें उसका नाम, अल्टीमेटली वही है तहरीक इंसाफ। वो पुराना नया, ये कॉमेडी की मशहूरी, ये टॉक शो के लिए। आज आप खान को छोड़ दें, आप सारे इकट्ठे कर लें, सारे नए इकट्ठे कर लें, ये सारे नेला है। हमारा जो पॉलिटिकल कल्चर है ना, वो एहतराम का कह लें, बेवकूफ़ी का कह लें, परस्तिश का कह लें, उसमें कोई नज़रियाती बात नहीं। अब नज़रियाती बात क्या है? आप खुद कह रहा है, फवाद चौधरी कह रहा है, और एस्टैब्लिशमेंट से बात करें तो वो तो बेसिकली हाँ की इंसल्ट कर रहा है। मेरा पॉइंट समझ रहे हो? तो यहाँ कोई थेरी नहीं है, खां का अपना कोई पता नहीं होता। कल हाँ कि ये फौज बड़ी अजीज़ है, मैं समझता हूँ, मैं तो एक फलाम बंदे के खिलाफ था, मैं तो बांग्लादेश की फौज के खिलाफ बात कर रहा था, जिस तरह से मैं तो मीर जाफर मीर साहब तक हमेशा ऐसे ही होता है। तो ये कोई अच्छा, ये वन मैन आर्मी का जिक्र किया कि वन मैन आर्मी हैं जो डयाला में बैठे हुए हैं, बानी PTI, तो अब क्या आपको लग रहा है कि ये वाला कल्चर वन मैन आर्मी वाला ही है अभी तक? क्योंकि जब उमर अयूब साहब ने इस्तीफ़ा दिया तो पहले तो ख़बर ये आई कि अडयाला जेल से इस्तीफ़ा मंजूर हो गया,
अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की पार्लियामानी पार्टी के जो मेंबरान थे, उन्होंने कहा जी कि नहीं जी, इस्तीफ़ा तो मंजूर नहीं किया हमने और अभी तो बातचीत चल रही है इस इस्तीफ़े के ऊपर। तो ये जो रेजिस्टेंस शो की है बाहर वाले जो मेंबरान हैं, बाहर वाले जो चेयरमैन हैं, वो आपको अब क्या लग रहा है कि वो वन मैन आर्मी वाला कॉन्सेप्ट जो है वो जेल में बैठा हुआ आदमी का वो ख़त्म हो रहा है? बाहर वाले उसको ब्लैकमेल भी करते हैं, जिस तरह शेर अफजल मरबत वाला वो हुआ था, पैक्स कमेटी वाला चेयरमैन का मामला, और उसके बाद ये तमाम चीज़ों को देखकर क्या लग रहा है आपको? अच्छा देखें, ये बाहर जो मर्ज़ी करें, जितने मर्ज़ी जोड़ तोड़ करें, जो मर्ज़ी करें, मलिक भी अडियाला जेल में जो बंदा बैठा हुआ है उसे बहुत अच्छी तरह जानता है, और किसी हद तक थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूँ। वो बाज़ों का जो सोच रहा होता है ना, वो अपने साथ वाले को तो दूर, बाज़ों का तो अपने आप से भी छुपा लेता है कि मैं सोच क्या रहा हूँ और मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरा प्लान क्या है, ठीक है ना। ये जो मर्ज़ी कर लें। देखें, ये जो फवाद चौधरी को अचानक एक सॉफ्ट वो आया है, ये कहीं से इशारा हुआ है तो आया है ना, ठीक है ना, कि जो अब फवाद चौधरी से पीटीआई के जो जाहिर है पीटीआई में जो बाकी लीडर हैं वो उनके दोस्त हैं ना, वो एक अरसे से इकट्ठे थे। उनमें से, अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनमें से किसी एक ने उन्हें फ़ोन किया और फ़ोन करके कहा कि हथौला कर दियो तो तुसी ते उल्टा आता सारा कुछ, और पार्टी के मुफाद में ये कि हम बहुत ज़्यादा टकराव में ना जाएं। हो सकता है खान साहब का भी यही मैसेज हो उन्हें, तो आप ऐसा ना करें। जिसके जवाब में फवाद चौधरी साहब ने ये कहा कि भाई बात यह है कि मेरा तो किसी से कोई ज़ाती क्लैश तो है नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर इमरान खान को बाहर निकालना है तो हम इस तरह नहीं निकाल सकते, हमें ऑल आउट जाना पड़ेगा, ठीक है ना। और इमरान खान को ज़रूरत है इस टाइम ऐसे दोस्तों की जो उन्हें हकीकत पर मबनी एडवाइस करें, ठीक है। देखें मिसाल के तौर पे एक छोटी सी, अंदर जाके अगर फ़र्ज़ करे कोई बंदा कहता है कि खान साहब क्या आपने इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बयान दिया है, क्या आपने आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ आग उगली है, कमाल कर दिया, ठीक है ना, ये डिसइंफॉर्मेशन है, ठीक है। लेकिन अगर कोई एक बंदा अंदर जाके कहता है कि खान साहब अब मेरा ख्याल है कि हमें कोई थोड़ा सा वो करना चाहिए, कोई नरम करके और रास्ता निकाल लेना चाहिए, आप सियासतदान हैं, ठीक है ना, आप कोई इनकलाब तो नहीं ला रहे ना, सियासतदान ही है ना अभी तो इसमें, और फिर यू टर्न खान साहब तो खुद मानते हैं कि मैं ले लेता हूँ, कोई मैं शर्माता नहीं हूँ। तो अगर कहीं इस तरह हो और इस्टेब्लिशमेंट भी इस बात को रियलाइज़ करे कि नहीं इनके साथ थोड़ी सी ज़्यादती हो गई, तो दोनों को लाया जाए, तो ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक, और ये एडवाइस है, ठीक है, ठीक है। और इस पर हम बात करेंगे, और अभी क्योंकि हमें ब्रेक की जाने पड़ना है, तो ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात के ये जो दो धड़े हैं इनके दरमियान जो है वो मुलाकात का बातें गर्दिश कर रही हैं कि अडियाला जेल में हो सकता है कुछ दिनों तक जो है वो मुलाकात हो, तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा कि एक चीज़ जो है वो पहले बहुत डाउन थी, नज़र नहीं आ रहे थे, एकदम से जो है वो लाइमलाइट में आए और मुलाकात तक का वक्त में लग गया। हालांकि मौजूदा वाले कह रहे हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता। तो ब्रेक के बाद आते हैं तो दोनों से यही सवालात करते हैं, तो स्टे विद अस। वेलकम बैक जी, नया दौर में एक बार फिर से खुशामदीद। ब्रेक के बाद अब हम बात करने वाले हैं बजट की। 2024 और 25 का बजट बिल आखिर मंजूर हो गया है अपोजिशन के 12 एहतजाज के बाद, और अब जैसे ही बजट मंजूर हुआ है तो एक के बाद एक करके अवाम पे बम गिरने लग गए हैं। और आज खबर आई है कि दालें, सब्जियाँ, सब कुछ महंगा हो गया है। अद्वियात की कीमतों में 100% तक इजाफा देखने में आया है। फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होने जा रहा है, और एडवांस टैक्स वापस ना हुआ तो 5 जुलाई को पूरा मुल्क बंद करेंगे। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने यह बयान जारी किया है। फिर जो गंदम हम लोग जो है वो पहले बाहर से नहीं ले रहे थे, फिर हमने बाहर से ली, उसके बाद अपने लोगों से ना ली, उस गंदम का रेट 3700 से 4000 से फिर 2700 पे आया। अब फिर बातें गर्दिश कर रही हैं कि वो सरकारी रेट जो है वो 3600-3700 पे मुकर्रर हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है वो आटे की कीमतें बढ़ गई हैं, और नान बाई एसोसिएशन ये कह रहे हैं कि जो रोटी हमसे पूछे बगैर 14 रुपये की थी, अगले हफ्ते में भी वो रोटी जो है वो 20 रुपये की दोबारा से हो जाएगी। तो महंगाई में होशरुबा इजाफा हुआ है। तो राना साहब, इस इजाफे को देखते हुए आप क्या समझते हैं कि इस इजाफे में, इस बजट में, मैं बजट नहीं इसको इजाफे का नाम दें बस, क्योंकि इसमें सब कुछ बड़ा ही है, इजाफा ही इजाफा हुआ है, तो क्या टैक्सेस के अलावा भी आवाम के लिए कुछ रखा गया है? मेरे ख्याल में मरना रखा गया है, गुंजाइश रखी है, सब सब्र और शुक्र भी ऐड करें कि आप मर सकते हैं। मियानी साहब में मुझे कबल तो लेके दिखाओ।
उस पर भी टैक्स, उसके रेट जरा पता करो। सीरियस बात कर रहा हूँ मैं, मजाक नहीं मैं अर्ज कर रहा हूँ। अब इसने एक ऐसी बात की है कि मैं चाह रहा था कि इसने मुझे कहा तो मुझे याद आ गया कि मैं साहब कोई थोड़े दिन पहले ना कुछ दिन पहले कि हमारे किसी जानने वाले का इंतकाल हो गया। तो जब मैं गया तो उनका बेटा, जाहिर है बेटा रो रहा था बड़ा, लेकिन मैंने फील किया कि वो बड़ा डिस्टर्ब सा है। मैं उसे ले गया तो मैंने उसे कहा कि यार को प्रॉब्लम है। उसने कहा सर जो हॉस्पिटल में था ना, जब मैं उनका इंतकाल हो गया तो हॉस्पिटल वालों ने जो बिल बनाया है उन्होंने कहा कि ये देंगे तो डेड बॉडी ले जाएंगे। कहता है वो फिर मैंने कहीं से पैसे करके डेड बॉडी ले आऊँ। अब जो पर्ची कटनी है ना कब्र की, वो पता नहीं कितने हज़ार की थी। फिर जो दीगर लवाजमात थे उस पर पता नहीं कितने हज़ार लगने थे। बनना आसान है। तो वो मुझे कहता कि मैं तो अपने वालिद के मरने का दुख ही भूल गया, क्योंकि मेरा तो अब तवज्जो इस तरफ हो गई कि मैंने इसे दफनाना कैसे है। अब आलम देखें आप उमर के ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हमने इस नारे पे इस मुल्क को लिया और इस मुल्क में मसाजिद में अजान बंद हो रही हैं क्योंकि उन्हें ताले लग रहे हैं, बिजली का बिल नहीं दे पा रहे पूरा मोहल्ला मिलके। एब्सोल्युटली ठीक है ना, एब्सोल्युटली। और वो मौज़न या इमाम साहब ताला लगा के कहते हैं अब यहाँ अजान नहीं दी जा सकेगी क्योंकि ये हम बिल नहीं दे सकते। दूसरी तरफ आप ज़रा देखें क्या इनके चेहरों के ऊपर इनकी खूबसूरती, इनकी चमक, इनके जो ग्लैमर है चेहरे का, वो कहीं कम नज़र आ रहा है आपको? बिल्कुल। आपका वजीरे दिफा कहता है कि हम IMF के चुंगल से ना निकले तो ये मुल्क तबाह हो जाएगा। तो और कितना तबाह होना है यार? 3 बुनियादी तनख्वाहें भी दे रहे हैं क्या? कितना मजीद तबाह करना है आपने इस पाकिस्तान को? खुदा की कसम लोगों के पास यार जवाब ही नहीं रहा जीने का। कैसे जिए वो? अपने तनख्वाहें बिलों में अदा करें या रोटी खाएं, अपने बच्चों की फीसें अदा करें या उसके सुई गैस का बिल दें। और आपकी बातें सुन लो। मैं तो वो तो हसन निसार भाई ने तो वो शबाना रोज का पोस्टमार्टम किया था ना, आप इनका सुने वो ही घसे पिटे जुमले, हम मेहनत करेंगे, इसी जमीन पे पैर रगड़ेंगे, यहीं से पानी निकलेगा और यूं। और यार बस कर दो यार, अब हम मर गए यार तुम्हारी बातें सुनते सुनते। ठीक है ना, कहाँ गए वो जुमले? लंदन से नवाज शरीफ साहब ने कहा था जब बिजली की कीमत बढ़ती हो तो मेरे दिल में दर्द होता है। कहाँ गई मरियम साहिबा की बात कि कभी आपने सुना है 76 साल में कि जनाब बिजली आप इस्तेमाल करें और पैसे रियासत देगी? कहाँ गए 300 यूनिट वाले दावे? यार आपने हमें हमारे ख्वाबों को भी बेच दिया और अब हमें भी बेच दिया। मुझे ये दुख नहीं है। आई एम सॉरी मलक, तेरे तो 1 मिनट फालतू ले रहे हैं। ठीक है, मैं ये नोहा बोलना चाह रहा था। इस बात का दुख नहीं है कि मैं तकलीफ में हूं, इस बात का भी दुख नहीं है कि मलक तकलीफ में है। इस बात का दुख है कि तुम भी तकलीफ में, जो छोटी उम्र के लड़के हो। मेरी औलादे तकलीफ में, हम उन्हें कौन सा पाकिस्तान दे के जा रहे? अफसोसनाक बात यह है कि मामलात को बेहतर करने की तरफ सोचा भी नहीं जा रहा। मतलब एक के बाद एक मलक साहब चीज़ें जो है वो कीमतें बढ़ती जा रही। अब आप ये देख लीजिए कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात कराए, वो इंतखाबात थे कि उस पर सबको एतराज़ था। उसके बाद जो है वो 3 बुनियादी तनख्वाहें दी गई। फिर पार्लियामेंट वालों के लिए भी बुनियादी तनख्वाहें 3-3 जो किया गया, उनकी तनख्वाह में इजाफा कर रहे हैं, गाड़ियां बढ़ा रहे हैं, ट्रैवलिंग टिकटें बढ़ा दी हैं, पर किलोमीटर सफर पर जो है वो 5 वजीर आजम हाउस की रेनोवेशन हो रही है, 25 रुपए कर दिया गया। तो अपने लिए तो सब कुछ है नहीं तो अवाम के लिए कुछ नहीं यार। अच्छा, पहले तो मुझे ये नहीं समझ आती कि मैं भी उसी जुर्म में, ये बजट क्या होता है? बजट एक होता है कि एक रियासत है, उसकी हुकूमत है, वो बताती है कि 1 साल की ये मेरा प्लान है, ठीक है, ये मेरे खर्चे हैं, ये मेरी आमदनी। मुझे हम तीनों को शर्म आनी चाहिए, हम इसको बजट कहते हैं। कितनी देर होगी तुम्हें खबरें ये इस काम में, प्रोफेशन में? 1 साल में मुझे कोई जर्नलिस्ट पूरे पाकिस्तान में बता दो, सिर्फ ये बता दे कि गुज़श्ता 6 महीने में कितनी मेरी बिजली बढ़ी है, बता सकते हो? बेतहाशा बार बढ़ गई। बेतहाशा। तो बजट किस चीज़ का? और भाई किस चीज़ के बजट की बात कर रहे हो? यहाँ हर 15 दिन में ये बहस हो रही है, पेट्रोल महंगा होगा कि नहीं होगा। मेरा पॉइंट समझ, हर 15 दिन बाद बढ़ता है। तो इसको किस मुंह से तुम बजट कह रहे हो? पहले तो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि केड़ा दुनिया की रियासत है जो बजट का सिंपल सा मतलब ये है कि मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हूँ, ये मेरा वज़ीर ख़जाना, ये आपको बताएगा कि 1 साल का हमारा प्लान क्या है।
ये हमारी आमदनी, ये हमारा खर्चा। और भाई अभी तो बजट अनाउंस हुआ है, यकम को उसने लागू होना है और 30 जून को आपने फिर पेट्रोल महंगा कर दिया। कौन से बजट की बात कर रहे हो? पहली बात। दूसरी बात ये कि आपने सिर्फ उधार लेके काम चलाना है, और खबरें इस तरह की भी आनी शुरू हुई हैं कि कराची 1.8 अरब डॉलर बनता है, तकरीबन कोई 500 अरब रुपए के करीब। आपने वो एयरपोर्ट नीवी में बेच दिया, ये प्रेस में खबरें आनी शुरू हो गई। आप उधार लेते हैं और पाकिस्तान के असासे बेच के ना जो आप अपनी तारीफ़ें कर रहे हो वो कर रहे हो। मैं तुम्हें आज की फिर लेटेस्ट बता दूं, अभी वज़ीर दाखिला का राणे ने बता दिया, अभी हम अपना जो वज़ीर अपना स्टेट मिनिस्टर है वो भी कह रहा है IMF ने फर्दर, मुझे अब दिमाग मेरा बंद हो गया कि फर्दर कह दिया 5 रुपये बिजली बढ़ाओ। ये सारी पिछली के बाद की बात कर रहा हूँ, 5 रुपये सिर्फ एक दिन की मैं खबरें आपसे शेयर कर रहा हूँ। पेट्रोल का इसलिए बता दिए 5 को अब हो रही है हड़ताल। 13% पाकिस्तान में ना जो सीमेंट है उसकी सेल कम हो गई है। इसका मतलब पता है क्या? आप 1470 रुपए की कम अज़ कम 40 इंडस्ट्रीज होती हैं जो कंस्ट्रक्शन के साथ चलती हैं। 13% आपकी सीमेंट की सेल कम हो गई है। फ्लोर मिल की एक नया टैक्स आया, फ्लोर मिल पे वो टैक्स लगाया गंदम पे। अब उससे जो मैदा बनता है, जो सूजी बनती है, जो चीज़ प्रोडक्ट बनती है उस पर उस पर टैक्स लगे। और उसमें कौन मज़े की बात है, अगर फ्लोर मिल का मालिक और जो बिजनेस परचून का कर रहा है, अगर वो नॉन फाइलर है तो उस पर ज़्यादा है। अच्छा, उसकी कोई तकलीफ नहीं, उसको क्या लगे, उसने 1 किलो पे आपने कहा 3 रुपये टैक्स दो, उसने देकर टैक्स इसने देना है, टैक्स फिर मेरे पे आएगा। तो ये इस तरफ IMF की 5 रुपये की बिजली से मैं इसको कंक्लूड करना चाह रहा हूँ। मैं समझता हूँ, मुझे ये समझ नहीं आ रही थी, दुनिया में एक आइडेंटिफिकेशन है कि मैं किस मुल्क से हूँ। मुझसे इंडिया में इस वक्त ये बहस हो रही है, हम इंडियन है, हम कौन है, हमने वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है। अमेरिका अपनी बात करता है, हम कौन है, हम दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है। चाइना कहता है हमने दुनिया की सबसे ज़्यादा गुर्बत खत्म की है। मैं कसम से कह रहा हूँ, हर बंदे से मिलना मुझे नजर है नया पाकिस्तान ये है कि हम बिजली के बिल वाले लोग हैं। हमारी सिर्फ नेशनलिज्म तुम्हारे लिए मुझे बताओ, इस हमारे यहाँ कोई होप रह गई है, कोई अच्छी बात, पॉजिटिव चीज़ है? सजा देते हैं हमें ब्रेक की जाने बढ़ना है, तो ब्रेक के बाद आते हैं तो फिर बात होप की तरह, ये मेरा सवाल और होप का, और इस पर बात होगी कि होप कहाँ है आवाम के लिए। तो ब्रेक के बाद आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नया दौर में। तो ब्रेक से पहले हम होप की बात कर रहे थे, मलक साहब ने कहा जी होप बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो राना साहब से पूछ लेते हैं, राना साहब क्या वाकई कोई उम्मीद नहीं है, मतलब कि कोई होप नहीं नज़र आ रही? देखिए, मेरा ये यकीन है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है और अल्लाह ताला ने फरमाया है। मैंने आज इस सारे डिप्रेशन के माहौल में और नाउमीदी के माहौल में ना, मैं एक 2 घंटे एक जगह गुजार के आया हूँ मलिक साहब, और यकीन करें कि मैं बताता हूँ, मैंने वो 2 घंटे मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे कोई नया ऑक्सीजन मिल गया। आज मैं गया हुआ था, कैंसर केयर अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर है। अच्छा, ये चंद डॉक्टर्स ने ना, जो उन्हें ग्रेजुएटी मिली, जो उनके पास पैसे थे, वो मिला के उन्होंने एक हॉस्पिटल बनाया। अब इस हॉस्पिटल के अंदर प्रोफेसर शहरियार साहब हैं, रियाजुर रहमान हैं, प्रोफेसर फैसल साहब हैं, प्रोफेसर अरीशा खान, ये चंद नाम तो मुझे याद रह गए। इन लोगों ने अपनी ग्रेजुएटी, अपने गाड़ियाँ, अपनी सारा कुछ करके एक हॉस्पिटल बना लिया। अब इस हॉस्पिटल की मलिक साहब खूबी ये है कि इसमें आने वाला जो पेशेंट है ना, वो आप हैरान होंगे, पाकिस्तान से नहीं, पूरी दुनिया से, श्रीलंका से, भूटान से, इंडिया से, इधर उधर से लोग आ रहे हैं इलाज कराने, और 1 रुपया किसी से नहीं लिया जा रहा, 1 रुपया। वहाँ पे मैं गया तो स्टेट ऑफ द आर्ट इमारत, और उसमें फुली फर्निश्ड एयर कंडीशन, और उसमें जो आप आ रहे हैं पेशेंट्स के साथ, उनके लिए बड़े बाइज्जत कमरे, खाना सुबह दोपहर शाम, 1000 के करीब अटेंडेंट्स हैं जो खाते हैं, डॉक्टर्स भी साथ खाते हैं वही खाना। फैंटास्टिक, ठीक है ना। और मैंने कहा ये, क्योंकि हम साफ़ी हैं ना, मैंने कहा यार ये मुझे इम्प्रेस तो नहीं कर रहे। मैं वो ब्रीफिंग में से निकल के बाहर चला गया, जाके मैंने जो लोग थे उनसे पूछना शुरू किया, तुसी कित्थों आए? उसने कहा जी मैं कोहाट से आई हूँ। एक औरत ने कहा, एक से पूछा, उसने कहा मैं डेरा इस्माइल खान से आई हूँ। मैंने कहा जी आपको कितने पैसे लगे? उनको कोई पैसा नहीं लगा, ਇੱਥੇ रहीदा खाना सानू मिलता है, बेहतरीन प्लेटा, बेहतरीन उदे, और हम 1 रुपया हम नहीं देते। अब इधर मैं 1 मिनट आपका लूँगा। अचानक उन्होंने ब्रीफिंग में कहा कि एक बंदा है
हमने जब जाके ब्रिमिंगम में ब्रीफिंग दी तो एक लड़का वो ब्रेस्ट कैंसर सीने का ना सर्जन है, तो कहते कि वो खड़ा हो गया, उन्होंने कहा मैं आपके साथ जाऊंगा। हमने कहा मैं जज्बाती सा है, तो वो ज़बरदस्ती आ गया। उस लड़के ने अब तक 5000 ऑपरेशन किए हैं ब्रेस्ट कैंसर के फ्री, ठीक है ना। उसका नाम है हम्माद रजा शेख, बहुत बड़ा आदमी। मैं उससे मिला, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये पाकिस्तान है। और फिर उन्होंने मुझे जो कमरे दिखाए, वो मेरा ख्याल है यूरोप में भी इस तरह का अरेंजमेंट नहीं है, जो मरीज को 25,000 रुपए रोजाना का ऑलमोस्ट ऑक्सीजन है जो फ्री देते हैं वो। बहुत बड़ी बात, ठीक है ना। 6 करोड़ रुपए माहाना खर्चा है, 72 करोड़ सालाना है, मतलब ये है पूरा हो जाता है। ये यहाँ से होप डेवलप होती है, मतलब अतिया के ऊपर। अच्छा, और वो क्यों कामयाब है कि जो ये लोग, ये जिनके मैंने नाम बताए ना, ये तनख्वाह नहीं लेते। मैंने कहा उनसे, शहरियार, प्रोफेसर शहरियार साहब, मैं कहा शहरियार साहब आप तनख्वाह ही नहीं लेते? कहते सानू तनख्वाह उतो मिल जाती है। बस अल्लाह के मानने वाले लोग। मैं इस पाकिस्तान के माहौल में जहाँ मायूसी की इंतहा है, अगर किसी ने होप लेनी है ना, तो आप वो जो कैंसर केयर हॉस्पिटल है एक दफ़ा ज़रूर विजिट करें। आपको लगेगा कि नहीं, हम शायद अल्लाह कहीं ना कहीं हमसे अगर किसी बात से राजी है तो वो इन फरिश्तों की वजह से। अच्छे लोग भी हैं, और इन्हीं लोगों की वजह से मेरे ख्याल में आज पाकिस्तान जो है वो चल रहा है। नहीं तो कोई उम्मीद छोड़ी नहीं है कि जिसकी वजह से जो है वो हम इस दौराहे पे आ जाएं कि खुदकुशियाँ का रेट बढ़ रहे हैं। मतलब इतनी मामलात ख़राब हो चुके हैं कि बिजली का बिल ज़्यादा आ गया, और शोहर ने बीवी से कहा कि पंखा नहीं चलाना, तो बीवी ने पंखा चला दिया सर। हाँ जी। तो उसने उस पर तशद्दुद किया, डंडे से मारा, कान काट दिया, पर्चा हो गया। यार देखो ना, मैं पहले मैं कल भी कहा, मैंने कहा पाकिस्तान में जो बिजली का बिल है वो अब माली मसला नहीं रहा, वो नफ्सियाती मसला बन गया। अब पाकिस्तानी बेचारे की ये ट्रेजेडी है, यहाँ तो लोड शेडिंग है, अजियत किस चीज़ की है? गर्मी की। अच्छा, गर्मी खत्म हुई, अगर उसने पंखा एयर कंडीशन लगा लिया, फिर बिल की अजियत है। बिल्कुल सही। मेरा ख्याल है ये 4-5 महीने में ईमानदारी से समझ दो, दुनिया की कोई सोसाइटी इतनी स्ट्रेस में नहीं रहती, क्योंकि दोनों सूरत में हम मारे गए ना। बिजली का अगर बिजली आ गई ताज़ा आफत, बिजली गई ताज़ा आफत। मुझे बता दो, क्या ये इंसानी सोसाइटी है? 112, 114, 115 फ़ारेनहाइट, यानी कि 50 सेंटीग्रेड को आप टच कर रहे हैं। मैं कल परसों ही पढ़ रहा था, क्योंकि मैं खुद भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस है मेरा, कि पता नहीं अमेरिका में ना एक वो वार्निंग चल रही थी, किस पे? 100 सेंटीग्रेड पे। उन्होंने कहा जी मैंने एक दफ़ा पहले भी 100 सेंटीग्रेड होने जा रहे हैं बर्तानिया में, 33 सेंटीग्रेड से 100 फ़ारेनहाइट। तो उन्होंने कहा जी आपने सेंटर बता दी है, वार्निंग दे दी है। यार हमारे साथ क्या होता है, हम भी तो। अच्छा, तो अब हमें जो है वो सर्जरी की, जिस तरह से उससे पहले बात कर रहे थे, तो अब क्रिकेट में एक सर्जरी का जिक्र हुआ, और चेयरमैन पीसीबी ने कहा कि सर्जरी होने जा रही है जी, और अब देखना ये है कि सर्जरी किसकी करते हैं। तो मैनेजर जो थे पाकिस्तान टीम के, जिसको मैं कहूँगा वाइस चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वहाब रियाज साहब, तो उन्होंने एक रिपोर्ट जो है वो शेयर की थी, और अब जो है वो रिपोर्ट गैरी कर्स्टर ने, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वाइट बॉल के कोच हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट पेश किया। उन्होंने कहा जी फिटनेस मसाइल बहुत ज़्यादा थे, और उसके बाद जो है वो खिलाड़ियों में पॉलिटिक्स बहुत थी, जेल होकर नहीं खेल रहे थे, जिसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस काफ़ी बुरी रही है। उन्होंने कहा जी एक बड़ी तब्दीली की ज़रूरत है, अगर ये हो जाएगी तो पाकिस्तान टीम जो है वो खड़ी हो सकती है। तो राना साहब क्या समझते हैं, ये प्लेयर इतने पैसे लेते हैं और हर जगह से पैसे ही आ रहे हो, आल्दो के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और सारा पैसा प्लेयर्स का ही होता है, यही इकट्ठे करते हैं आते हैं, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है इसके अंदर। लेकिन गवर्नमेंट का पैसा लगता है जब पीएसएल होती है तो सरकारी खर्चे से हम सिक्योरिटी भी देते हैं, सरकारी खर्चे से बिजली की बत्तियाँ भी जला के देते हैं, और जो पूरा स्टाफ होता है उसकी तनख्वाहें भी देते हैं, तो सिक्योरिटी स्टाफ वगैरह। तो मतलब इतना पैसा लग रहा है, वो फिर भी पॉलिटिक्स है। देखो, ये पाकिस्तानी क्रिकेट में पॉलिटिक्स कोई नई चीज़ नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जावेद मियांदाद के ख़िलाफ़ जब वो कप्तान था तो 5 बड़े प्लेयर्स ने बाइकाट कर दिया था, और पाकिस्तान ने जो टेस्ट था वो उन प्लेयर्स के बगैर खेला था, उसकी कप्तानी के ख़िलाफ़ वो कर दिया था। फिर मुझे याद है कि जावेद मियांदाद, वसीम अकरम चाहे कहे कि मुझे इमरान खान ने पॉलिश किया, लेकिन मियांदाद लेके आए थे वसीम अकरम को, ठीक है ना। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मियांदाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और रोते हुए कहा था कि प्रैक्टिस के अंदर वसीम अकरम
क्रीज से आगे निकल के मुझे वो बाउंसर मारता है और मुझे जख्मी करने की कोशिश करता है। तो एहसान फरामोशी कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है। आपको याद होगा जुल्करनैन एक लड़का था कीपर, और वो अचानक गायब हो गया और वो पता चला पाकिस्तान आ गया, टूर छड़ के गायब हो गया 2010, ठीक है। और बाद में पता चला, जब आमिर आसिफ वाला इशू, बाद में पता चला कि जी उसको तो अकमल बरादरान ने धमकी दी थी कि तेरे तो जो तू कीपिंग करेंगे तो फिर तू नहीं तो या आप नहीं या गाक नहीं। तो ये चलता रहता है। लेकिन असल इशू ये है कि जब वहाब रियाज जैसा बंदा, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ वर्ल्ड कप के वो 4 ओवर जो थे जो वाटसन को किए थे, उसके अलावा उसने कुछ नहीं किया। वो उसमें पता नहीं क्या, मलिक साहब तुसी जरा दसना, वो मिनिस्टर भी बना, फिर वो क्या कहते हैं सिलेक्टर भी बना, फिर वो सीनियर मैनेजर। आज तक दुनिया में मैंने कभी सीनियर मैनेजर नहीं सुना था, सीनियर मैनेजर भी बना, ठीक है। फैमिलीज भी सबकी लेके गया, मौजे की, और आखिर में उसने एक रिपोर्ट जो है वो जमा करा दी। और फिटनेस का तो मुझे नहीं यकीन है, गैरी क्रिस्टियन झूठ बोलता है। हमारे लड़कों ने तो जाके कैंपों में इतनी मुशक्कत की है, जिसकी वीडियोस हमने देख देख के हम खुश होते रहे कि कितनी इतनी मुशक्कत की थी उन लोगों ने। तो मैं तो नहीं मानता कि उनकी फिटनेस नहीं होगी। अगर हो सकता है उसने कहा जरूरत से ज्यादा फिट है, सुपर फिट है, ये कहना चाह रहा हूँ, मैं ज्यादा फिट हो गया लगता। अच्छा, फिटनेस का क्राइटेरिया ये देख लें कि आजम खान हमारी टीम में था। हाँ, ये तो बल्कि मैं ये जो बात सुपर फिट था यार, मुझे थोड़ा सा सच भी बोल जाना चाहिए ना। हमें मतलब दुनिया में कोई बोर्ड होगा जिसमें 1 साल में 3, 2 साल में 4 चेयरमैन बदल जाए? यार कोई प्रेडिक्टेबिलिटी भी चीज़ चाहिए ना। चेयरमैन का मतलब है विजन, उसने खेलना तो नहीं, इसमें कोई शक नहीं। मोहसिन नकवी ने जाके बैटिंग तो नहीं करनी, मगर आप कोई बंदा बैठेगा राजा, वो इमरान खान की पेशकश थी, हमें उस पर गुस्सा आ गया। फिर वो अपना अशरफ साहब आ गया, वो पीपल्स पार्टी के सेठी आ गए। तो मेरा मतलब हमारे यहाँ कोई प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है। फिर मुझे ये भी समझ नहीं आती कि यार आप इस मुल्क में जहाँ पे लिटरली एक किस्म की सिविल वॉर है, आप एक किधर किधर जा रहे हैं कि फलाना हमने मिशन शुरू करना है। इंटीरियर मिनिस्ट्री इज़ ए जॉब, इसे आप किस सेंसिटिविटी में बैठे हैं। वहाँ आपको बैठे बैठे ये भी मसला है कि विकेट कीपर 3री पोजीशन पे खेलेगा कि 4थी पोजीशन पे खेलेगा। तो मेरे लिए हमारा मसला कोई इससे ज्यादा है। क्रिकेट टीम में भी कहीं दहशतगर्दी का खतरा था, तो नकवी साहब को ऊपर बैठना पड़ा। दूसरी चीज़ जो दुनिया में, जो मैं थोड़ा सा बाहर की जो देखी है चीज़ें, मैं इंडिया को स्टडी कर रहा था, वो कह रहे थे कि आज की जो फिटनेस है ना, अब वो ये नहीं कि फ़लाँ बंदा बहुत अच्छा, हमारे तो सादी सी आदत है कि फ़लाँ बंदा बड़ा मजबूत है, वो दौड़ सकता है, वो कहते हैं अब वो मसल्स को टेस्ट करते हैं कि अगर ये बैट्समैन है तो ये 5वीं पोजीशन के लिए, इसकी फिटनेस के लिए फ़लाँ मसल इसका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कोहली जो है वो बेसिकली पंजाबी है, उसके ओरिजिन यहाँ से बेरा पाकिस्तान जो उसकी फैमिली का ना। तो वो कह रहा था कि मैं पंजाबी होने के नाते 10 साल लोगों में दाल चावल नहीं खाए। मतलब मैं आपके लिए दाल चावल कहाँ से लिया, वो पानी खास कोई फ्रांस का पीता है, यानी कि मिली सेकंड की लड़ाई हो रही है कि अगर मैं ये खाऊंगा तो मेरा हाथ यहाँ पहुँच, मिली सेकंड की सेकंड, हमें तो समझ ही नहीं है। तो दुनिया एक डिफरेंट क्रिकेट के फिटनेस की जंग है और हम फिटनेस में बहुत पीछे हैं, दूसरे इख्तलाफात बहुत दिमागी भी, दोनों हम जिस्मानी और दिमागी, हम प्लेयर को बहुत बड़ा बना देते हैं, उसके बाद उसका बैकअप भी मिलता है और फिर हालात आपके सामने हैं। हम हर टूर्नामेंट का इसी तरह से आगाज़ करते हैं, फिर उसी तरह से अख्ताम करते हैं, उसके बाद बातें गर्दिश करती हैं कि इख्तलाफात हैं, ग्रुपिंग है। ये आज के मामला नहीं है, जिस तरह राना साहब ने कहा, बहुत पुराने मामला हैं। तो अब देखना ये है कि मामला कौन ठीक करता है। राना साहब को इजाज़त दें, तारिक मलिक साहब को इजाज़त दें, मुझे इजाज़त दें। हम एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।